वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर हिंदी आज में आपकी स्पेशल क्लास 6 होने वाली है। और इस स्पेशल क्लास में मैं आपको अध्याय 3 यानी जो आपका चैप्टर 3 है, यानी जो आपका लेसन 3 है, इसमें गद्य व पद के अंशों को उच्चारण, लय व उतार चढ़ाव के साथ कैसे पढ़ते हैं इसके बारे में बताने वाली हूँ। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली डीएलएड से रिलेटेड नोटिफिकेशन और इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 3 यानी लेसन 3 को, यानी कि चैप्टर 3 को शुरू करते हैं। तो आपका जो अध्याय 3 है यानी अध्याय 3 है, इसका जो नेम है वो है गद्य एवं पद के अंशों के शुद्ध उच्चारण, लय एवं उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना और बोलना। यानी गद्य का मतलब होता है किसी भी कहानी को, किसी भी निबंध को, और पद का मतलब होता है कविता, ठीक है, जिसको आप पोएम बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी कहानी को यानी भी किसी भी स्टोरी को, किसी भी एसे को या किसी भी कविता के अंशों के शुद्ध उच्चारण यानी कि उनका प्रोनाउंसिएशन, लय एवं उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना। यानी कि आप कविताओं को लय और उतार चढ़ाव के साथ पढ़ते हैं तो किस तरीके से पढ़ा जाए इसके बारे में, यानी कि आप बच्चों को किस तरीके से कविताओं को, किस तरीके से कहानियों को पढ़ाते हैं, इसके बारे में मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। उच्चारण। उच्चारण का मतलब होता है, यानी इसको हम बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, यानी कि शुद्ध उच्चारण क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। यानी आप कुछ चीज़ें बच्चे होते हैं गलत बोलते हैं, सा को जैसे सा शा होता है तो बच्चे सा को शा बोलते हैं या शा को सा बोलते हैं। इस तरीके से उनका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो गलत होता है, यानी उच्चारण, उनका बोलने का तरीका जो होता है वो कैसा होता है, उनके बोलने के तरीकों को कैसे सुधारा जाए इसके बारे में बात करते हैं। तो उच्चारण क्या है? जिस प्रकार से कोई शब्द बोला जाता है या कोई भाषा बोली जाती है उसे उसका शुद्ध उच्चारण कहते हैं। यानी जिस प्रकार से, जिस तरीके से आप कोई भी शब्द बोलते हैं या किसी भी भाषा को बोलते हैं या किसी भी सेंटेंस को या किसी भी वाक्य को बोलते हैं तो उसे उसका शुद्ध उच्चारण कहते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ को बोलने का जो तरीका होता है, बोलने के तरीके को ही हम क्या कहते हैं? शुद्ध उच्चारण कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के अनुसार ही उसका लेखन किया जाता है। यानी जो हिंदी है, हिंदी का कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें क्या होता है, उच्चारण के अनुसार ही क्या किया जाता है, उसका लेखन किया जाता है, उसको लिखा जाता है। अतः शुद्ध लेखन की दृष्टि से उच्चारण का स्थान महत्वपूर्ण है। यानी एक सही, यानी एक शुद्ध लिखने की दृष्टि से, लेखन की दृष्टि से उच्चारण का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए देखते हैं उच्चारण के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं। यानी कि उच्चारण, यानी कि सही से बोलने, किसी भी भाषा को, किसी भी वाक्य को, किसी भी शब्द को सही बोलने के लिए हमें किन किन तत्वों का प्रयोग करना चाहिए, किन किन एलिमेंट्स का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। यानी किस तरीके से आप बच्चों की जो बोलने की और उनको बात करने की जो उनका जो उच्चारण है उनको किस तरीके से आप शुद्ध करेंगे, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए, ध्वनि व्यवस्था। पहला है आपका ध्वनि व्यवस्था। शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी ध्वनियों की व्यवस्था का ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। ध्वनियाँ जैसे छोटा आ, बड़ा बोलते आ, ई, इस तरीके से। तो शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी ध्वनियों की व्यवस्था का ज्ञान होना बहुत ही बच्चों के लिए आवश्यक है। यानी आप बच्चों को शुद्ध हिंदी किस तरीके से उच्चारित कराएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बच्चों को बताते हैं, जहाँ पर छोटी, जैसे आप बोलते हैं कवि, तो आप बच्चों को बताते हैं कि कवि बोलना चाहिए, यानी कि वा में छोटी की मात्रा लगी है। तो यानी कि बोलने का तरीका भी बच्चों को अब आप जैसे कहते हो नहीं, तो आपने बच्चों को खींच कर बताया नहीं, तो बच्चे समझ गए यहाँ पर बड़ी ई है। तो इस तरीके से छोटी ई को कहाँ पर इस्तेमाल किया जाए, बड़ी ई को कहाँ पर इस्तेमाल किया जाए, इस तरीके से आप बच्चों को शुद्ध उच्चारण करने के तरीके समझा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बल। किसी भी चीज़ पर बल देकर आप बच्चों को समझा सकते हैं। बल मतलब होता है फोर्स, ठीक है, इसको हम इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। इसके द्वारा भी आप बच्चों को समझा सकते हैं। जैसे जिस शक्ति के द्वारा किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं उसे बल कहते हैं। यानी जिस शक्ति के द्वारा आप किसी ध्वनि का उच्चारण कहते हैं, जोर देना किसी भी चीज़ पर, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया पहले ही
हेडिंग में कि जैसे क्या होता है, आप छोटी ई और बड़ी ई को किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे, ओ और औ को किस तरीके से पढ़ाएंगे, यानी कि उनको ध्वनि के रूप में, उनको लय के रूप में बच्चों को समझाते हैं अच्छे से। वही यहाँ पर बात की गई है कि जिस शक्ति के द्वारा किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं उसे बल कहते हैं। बलाघात का उचित ज्ञान न होने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है, यानी अगर बल आघात का सही से बच्चों को ज्ञान नहीं होगा तो अर्थ का क्या बन जाएगा, अनर्थ बन जाएगा। जैसे चलिए देखते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रोको मत जाने दो, और एक बार और लिखा है रोको मत जाने दो, यानी आप देख रहे हैं कि 2 बार ये लिखा है। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये 2 बार क्यों लिखा है, एक बार ही लिख सकते थे, लेकिन नहीं, यहाँ पर दोनों के जो अर्थ है, दोनों की जो मीनिंग है वो अलग अलग निकल रही है। कैसे, कहा गया रोको, फिर यहाँ पे आपका क्या लगा है, कॉमा लगा है, ठीक है, यानी कि अल्प विराम यहाँ पर लगा हुआ है, रोको मत जाने दो, यानी कि आप किसी को रोक रहे हो, कहा गया रोको मत जाने दो, ठीक है। जैसे मतलब कहा गया आपके घर मान लो कोई चोर आ गया, ठीक है, चोर आ गया तो आप क्या कहते हैं, अरे रुको मत जाने दो, ठीक है, पकड़ लेते हो उसे। ये यहाँ पर ये थोड़ा इंप्रेशन निकल रहा है। अब सेकंड लाइन में क्या कहा गया है, सेकंड लाइन यानी दूसरी आपकी जो पंक्ति है उसमें क्या कहा गया है, रोको मत जाने दो। अब यहाँ पर कहा है रोको मत के बाद यहाँ पर क्या है, आपका कॉमा लगा है, यानी कि अल्प विराम लगा है, उसके बाद कहा गया है जाने दो, यानी कि रोको मत। यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी जो अदर पर्सन है, यानी जो दूसरा व्यक्ति, उसको रोको मत, उसको जाने दो, ये कहा जा रहा है यहाँ पर। देखिए दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। एक में कहा गया रोको, यानी किसी को रोका जा रहा है, और दूसरे में किसी को रोकने से मना किया जा रहा है। समझ में आ गया? तो यही कहा गया है कि अगर आपको सही से उच्चारण नहीं होगा, सही से उच्चारण, ध्वनियों का उच्चारण नहीं हो पाएगा, तो आप चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या कहा गया, रोको, यानी किसी को रोका जा रहा है, उसके बाद कहा जा रहा है मत जाने दो, कहते नहीं रुको आज मत जाओ, ठीक है, इस तरीके से। दूसरे में कहा गया है रोको मत जाने दो, यानी कि यहाँ पर उसको मना किया जा रहा है, यानी उसको रोकने से मना किया जा रहा है कि उसे रोको मत और आज जाने दो। समझ में आ गया? तो देखिए लाइन सेम थी, बट क्या था कि इसमें कहने का जो तरीका था वो अलग था। समझ में आ गया? नेक्स्ट है लय। एक अक्षर बोलने के बाद दूसरा बोलने के मध्य समान समय देने को लय कहते हैं, यानी कोई भी अक्षर आप बोलते हो उसके बाद दूसरा अक्षर बोलने के बीच में जो समान समय देते हैं आप उसे ही लय कहते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट है पद में लय का अधिक प्रयोग होता है। लय क्या होता है, जैसे आप बच्चों को कोई कविता सुनाते हैं या कोई पोएम सुनाते हैं, तो उसमें क्या होता है आप लय के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं। अब ऐसे नहीं कि आपने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, अब ऐसे पढ़ा दिए, ऐसे नहीं पढ़ाते ना, उसको क्या करते हैं थोड़ा गा गा कर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत रुचि लेने लगते हैं पढ़ने में, ठीक है। आप ऐसे ही कविता को पढ़ा देंगे तो बच्चे रुचि नहीं लेंगे, उनको आप गा करके, उनको एक्टिंग करके पढ़ाएंगे तो वो अच्छे से रुचि लेना शुरू करेंगे और उनको कविताएं जल्दी याद भी हो जाएगी, ठीक है, उनको पोएम याद हो जाती है। तो पद का मतलब होता है कविता यानी पोएम, जिसमें लय का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं। लय के बिना तो कोई भी कविता आपकी क्या है, अधूरी होती है, ठीक है। बिना लय के आप किसी भी कविता को पूरा नहीं कर सकते हैं। ऐसे आप पढ़ते चले जाएंगे तो वो कविता में नहीं आया, बल्कि वो एक कहानी हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्वराघात यानी स्वर का आघात। उच्चारण में ध्वनि के समुचित आरोह अवरोह यानी उतार चढ़ाव को स्वराघात कहते हैं, यानी कि जो आप उच्चारण में यानी किसी शब्द को, किसी वाक्य को जब आप बोलते हैं तो उसमें जो आपका उतार चढ़ाव आता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्वराघात कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है विराम। किसी भी आप चीज को बोलने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। विराम चिन्ह जैसे आप अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, इन सभी का प्रयोग करते हैं ना। तो आप किसी भी वाक्य को, किसी भी यानी सेंटेंस को, किसी भी शब्द को लिखने के लिए आप क्या करते हैं, विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे अभी आपने यहाँ पर देखा, मैंने अभी कहा रुको मत जाने दो, अब रुको के बाद आपने क्या किया, अल्प विराम का प्रयोग किया। उसके बाद मत जाने दो के बाद आपने पूर्ण विराम का प्रयोग किया। पूर्ण विराम का मतलब होता है बात जहां पर खत्म हो जाती है, जहां पर कोई भी वाक्य खत्म होता है वहां पर आप किसका प्रयोग करते हैं, पूर्ण विराम। इंग्लिश में आप फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपकी बात खत्म हुई, आपने पूर्ण विराम लगाया, अब आपको पता है अगली बात नई सिरे से शुरू होगी, ठीक है। वही यहाँ पर बात की है
कि किसी भी वाक्य को या किसी भी बात को आप जब समझाते हैं तो उसमें विराम का भी होना जरूरी है। आप एक साथ बोलते जाइए तो क्या होगा, आपकी बात कोई नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो विराम का अर्थ ही होता है रुकना या ठहरना। ठीक है, रुकना या ठहरना। विराम का अर्थ क्या होता है? विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना, अर्थात वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है। ठीक है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण होती है। आप भाषा को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, उसका अर्थ भी समझ पाते हैं और उसके भाव को भी सही तरीके से समझ पाते हैं। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब आप जब भाषा को लिखते हैं, यानी किसी भी लैंग्वेज को आप लिखते हैं, उसको राइट करते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पर आप उसके भाव को प्रकट करने के लिए क्या करते हैं, उसके अर्थ को समझने के लिए, उसको स्पष्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। उन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, ये आपसे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? ये आपका आंसर होगा, लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हें ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विराम चिन्ह के उदाहरण, कैसे हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे मोहन पढ़ रहा है, आपने कहा मोहन पढ़ रहा है, तो ये सामान्य सूचना दे रहे हैं आप। ठीक है, ताजमहल किसने बनवाया, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं ना, ये प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर आप प्रयोग करेंगे। भाई आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, ताजमहल किसने बनवाया, तो जब भी आप प्रश्न पूछते हैं तो उस पर क्या करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन आप मौखिक तरीके से पूछ रहे हैं कि ताजमहल किसने बनवाया, तो वो समझ जाएगा कि ये हमसे प्रश्न कर रहा है। लेकिन जब आप लिखित रूप में पूछते हैं तो आपको वहां पर चिन्ह का भी प्रयोग करना पड़ेगा, यानी विराम चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। तभी आप जब भी आपकी टीचर कॉपी चेक करेगा या आप किसी बच्चे की कॉपी चेक करते हैं, तो क्या होता है, आपको पता चल जाएगा कि इसने इस बच्चे ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है श्याम आया है। यहाँ पे आप आश्चर्यचकित होकर पूछ रहे हैं, क्या श्याम आया है? ठीक है, ऐसे समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विराम चिन्ह का प्रयोग। हम विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों करते हैं और कहाँ करते हैं? यदि विराम चिन्ह का वाक्य में सही से प्रयोग ना किया जाए तो वाक्य अर्थहीन, अस्पष्ट या फिर एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। यानी कि क्या कहा गया है कि जब भी आप किसी विराम चिन्ह का अगर प्रयोग नहीं करेंगे तो आपका जो वाक्य है, आपका जो सेंटेंस है, वो अर्थहीन हो जाएगा, स्पष्ट नहीं होगा, यानी आप समझ नहीं पाएंगे कि ये मुझसे सवाल कर रहा है या ये मुझे जवाब दे रहा है या ये मुझसे क्या कहना चाहता है, आप बात को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए विराम चिन्ह का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, फिर कहा गया रोको मत जाने दो। अब देखो, रोको मत जाने दो, यहाँ पे एक सामान्य बात की जा रही है। फिर यहाँ पर गया रोको, यानी किसी को रोका जा रहा है, उसके बाद कहा गया है कि मत जाने दो, यानी कि उससे रोक लो और मत जाने दो। ठीक है, अब यहाँ पर ना जाने देने की बात की जा रही है। ठीक है, फिर कहा गया है रोको मत जाने दो, यानी कि कहा गया रोको मत, यानी उसे मत रोको और जाने दो। यहाँ पर क्या किया गया है, जाने की बात की जा रही है, यानी किसी भी व्यक्ति को जाने की बात की जा रही है कि इसे जाने दो, मत रोको। ठीक है, ये कहा गया है, समझ में आ गया। तो देखिए, सेंटेंस एक था और इसके 3 अर्थ निकले, एक तो सामान्य अर्थ, दूसरा एक ना जाने की बात की जा रही है और तीसरा एक जाने की बात की जा रही है। सेंटेंस आपका क्या था, आपका वाक्य सिर्फ एक था और उसके अर्थ कितने निकले, 3। इसीलिए ऐसा ना हो कि कोई भी अर्थ आपका अर्थहीन हो जाए, आपको समझ में ना आ जाए, इस वजह से आपको क्या होता है, विराम चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका उच्चारण स्थान। अब किसी भी भाषा को, किसी भी वाक्य को बोलने के लिए हमें उच्चारण स्थान की बहुत ही आवश्यकता होती है। उच्चारण स्थान क्या होता है, जैसे आप पढ़ते हो ना कि कंठ, तालु, मूर्धन, दंत, ओष्ठ, इस तरीके से आप पढ़ते हो, तो ये आपको पता होना चाहिए कि का वर्ग में कौन से आते हैं, खा वर्ग में का, चा वर्ग में कौन से आते हैं, टा वर्ग में कौन से आते हैं, पा वर्ग में कौन से आते हैं, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है,
तो वर्डों का उच्चारण स्थान ये मैं आपको ट्रिक वाइज पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि अगर आपने मेरे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपने हिंदी की क्लासेस देखी होंगी, अगर आपने पढ़ी होंगी, तो इससे मैंने बहुत अच्छे से पूरे डिटेल में आपको और ट्रिक वाइज समझाया है, एकदम रटा दिया था आपको मैंने। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर भी आप पढ़िए, ठीक है। वर्डों का उच्चारण स्थान आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पेपर में आपका टेट, सी टेट, सुपर टेट, इसमें भी बहुत पूछा जाता है। ये आपका टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपका बहुत पूछा जाता है। डीएलएड में भी आपका, इससे आपका टेट में कम से कम 3 क्वेश्चंस आते हैं, आपके सीटेट में भी 3-4 क्वेश्चन आते हैं, और सुपर टेट में भी इसमें 3-4 क्वेश्चन आते हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि ये आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो वर्णों का उच्चारण स्थान, तो वर्णों का उच्चारण स्थान ये आपकी ट्रिक है जो मैंने ऐसे पढ़ा है। अकु विसर्जनिया नामा कंठा, इचु यशा नामा तालु। ये देखिए आप अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ा है तो आप सिर्फ रिवाइज करने वाले हो, और अगर नहीं पढ़ा है तो आपको इसको 2-3 बार रटना पड़ेगा। जब आप इसको रट लोगे तभी आपको याद होगा। जब मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ रही थी तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कैसे याद करें, ठीक है, लेकिन आप जब बार बार उसको पढ़ते हो किसी भी चीज़ को तो वो आपको याद हो जाता है, ठीक है। तो पहला है अकु विसर्जनिया नामा कंठा, सेकेंड है इचु यशा नामा तालु, थर्ड है ऋतु रसा नामा मूर्धा, फोर्थ है ऋतु लसा नामा दंता, फिफ्थ है उपु उपदमानी नामा ओष्ठा, सिक्स है बकारो दंतोष्ट, सातवां है एदैतो कंठ तालु, आठवां है उदैतो कंठोष्ट, और नवा है पंचमाक्षर या अनुस्वार। तो चलिए एक एक करके इसको मैं आपको बताती हूँ कि इसका मतलब क्या है, ये ट्रिक कैसी है। तो चलिए बताते हैं। तो अकु विसर्जनिया नामा कंठा, यानी कि कहा गया है कि जो कंठ आपका उच्चारण स्थान, यानी जो कंठ है वहाँ पे आपका क्या आता है, अकु। अकु मतलब आ से क्या होगा, यहाँ से आप इसको तोड़ लेंगे। अकु मतलब आ, और छोटा आ और बड़ा आ दोनों की बात की गई है, ये छोटा और बड़ा दोनों की बात की गई है, छोटा और बड़ा आ और आह दोनों की बात की गई है। का में यानी का वर्ग के सभी वर्ड, ठीक है, का वर्ग के सभी वर्ड, यानी कि का खा गा गा गा, इन सभी की बात की गई है। और हा, ठीक है, ये चीजें आती हैं आपके कंठ में, ठीक है। विसर्जनीय यानी कि आह आपका क्या है, विसर्जन है, तो आपका क्या होगा, कंठा। कंठा में क्या क्या आता है, छोटा आ, बड़ा आ, आह, का खा गा गा अंगा, ठीक है। फिर इचु यशा नामा तालु, यानी कि ई से रिलेटेड जितने भी छोटी ई, बड़ी ई, ये आएगा। चा में आपका चा वर्ग आएगा, यानी चा छा जा झा, चा छा जा झा, ठीक है, ये आएगा आपका। और या यानी या होगा और शा होगा, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका ऋतु रसा नाम तालु, सॉरी ऋतु रसा नाम मूर्धा, ठीक है। तो ऋतु में री जो आपका है, री का मतलब आपका छोटी री भी होगा और बड़ी री भी होगा, ठीक है। छोटी री आपका ऐसे बनता है और बड़ी री आपका जो है वो इस तरीके से बनता है, ठीक है, यानी छोटी री और बड़ी री भी होगा। टा वर्ग आएगा, टाठा डाडा रा, और रा और शा होगा, ठीक है। यहाँ पर ये शा होगा, यहाँ पर ये वाला शा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऋतु लसा नाम दंता, ठीक है। ऋतु लसा नाम दंता में क्या होगा, यानी कि आपका ऋतु यानी ये ली भी होगा और ता वर्ग होगा, ता था दादा ना, ठीक है, ये आपका होगा, ये देखिए ता था दादा ना, और उसके बाद आपका ला होगा, ठीक है, ला होगा, और ये वाला सा होगा, समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका उपु उपदमानी नामा ओष्ठा, यानी कि उपु उपदमानी, यानी उपु में ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ भी होगा, पा वर्ग होगा, यानी पापा बाबा माँ, ठीक है, ये आपके होंगे। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे ओष्ठा क्यों कहा गया है कि आप देखिए जब भी आप ऊ बोलते हैं तो आपके होठ जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है, गोल गोल राउंड कर गोल गोल बन जाते हैं, इस तरीके से इसे ओष्ठा कहते हैं। वकार और दंतोष्ट में केवल आपका वा आएगा। एदैतो कंठ तालु में आपका ए से एदैतो दंत कालू, तो एदैतो कंठ तालु में आपका ए और ए आ जाएगा, ठीक है। उदैतो कंठोष्ट में ओ है, तो यानी कि ओ और ओ आएगा, ठीक है। पंचमाक्षर या अनुस्वार जिसे आप बोलते हो, तो पंचमाक्षर या अनुस्वार आपका क्या होता है, नासिका, यानी आप जो नाक से बोलते हो, अंग बोलते हो ना, इया अड़ा ड़ा ना मा, ये सब ऐसे बोलते हो ना, ये सब चीजें आपकी आएंगी।
तो इन सब का भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है अशुद्ध उच्चारण के कारण, यानी कि बच्चे सही तरीके से नहीं बोल पाते हैं, उनका क्या कारण है, ठीक है, किस वजह से बच्चे सही तरीके से नहीं बोल पाते हैं। यानी सा, एक आपका होता है सा, शा, शा, तो बच्चे सा बोलते हैं, शा को सा बोल देते हैं और शा को सा बोलते हैं, इस तरीके से बच्चे क्यों नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। ये सब आपके यहाँ पर कहा गया है कि क्यों बच्चे अशुद्ध उच्चारण बोलते हैं, क्या इनका कारण है। चलिए देखते हैं। अशुद्ध उच्चारण का प्रमुख कारण क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है। देखिए, आपका जो आपके आसपास का जो पर्यावरण है, आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, यानी जो आपके आसपास आस पड़ोस के जो भी माहौल है, उससे भी बच्चे बहुत क्या होते हैं, उससे भी बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यानी अशुद्ध उच्चारण का जो प्रमुख कारण है वो क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव होता है। या तो उनके फैमिली मेंबर में ऐसे लोग बोलते होंगे जो शुद्ध नहीं बोलते होंगे, शुद्ध उच्चारण नहीं करते होंगे, तो बच्चे वही सीख लेते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रीय भाषा का सबसे बड़ा ये प्रभाव होता है अशुद्ध उच्चारण का। जैसे आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स बोलेंगे वैसे ही बच्चे सीखते हैं। अपने आसपास के पर्यावरण, अपने आसपास के वातावरण, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से भी बच्चे सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो कारण है वो है क्षेत्रीय भाषा। नेक्स्ट है वर्णों को जल्दी जल्दी बोलना, या फिर बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं तो टीचर को समझ में नहीं आता है कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है उच्चारण स्थानों का ज्ञान ना होना, या फिर उसे उच्चारण स्थानों का सही से ज्ञान नहीं है। बच्चों को अच्छे से उच्चारण स्थान करना सिखाएं, ठीक है, उच्चारण स्थानों का ज्ञान अच्छे से सिखाएं, यानी कि उनको छोटी ही कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए, बड़ी कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए, छोटा आ कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए, बड़ा आ कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए, यानी उच्चारण स्थान के बारे में उसे अच्छे से सिखाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है अक्षरों व मात्राओं का शुद्ध ज्ञान न होना, या फिर बच्चों को अक्षर या उनकी मात्राओं का अच्छे से ज्ञान नहीं हो सकता है, ये भी एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट है शारीरिक विकार के कारण भी उच्चारण अशुद्ध हो जाता है, यानी कि हो सकता है बच्चा तुतला हो या फिर बच्चा हकला हो, ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है, यानी कि उसके शरीर में यानी कि उसके शारीरिक कमियां होंगी, उनके शारीरिक विकार, यानी कि बच्चे तुतलाते हैं बहुत से इसलिए वो नहीं बोल पाते हैं, या फिर बहुत से बच्चे हकले होते हैं इसलिए वो नहीं बोल पाते हैं। तो कुछ भी कारण हो सकता है, ऐसा नहीं है कि उसे सिर्फ पढ़ना नहीं आता है इस वजह से वो नहीं बोल पा रहा है, वो शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहा है। ये भी रीजन हो सकता है कि हो सकता है उसके क्षेत्रीय भाषा की वजह से वो नहीं बोल पा रहा हो, या फिर वो बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हो, या फिर उसे उच्चारण स्थान का सही से ज्ञान ना हुआ हो, या फिर वो किसी भी मात्रा को, किसी भी अक्षर को अच्छे से नहीं समझ पाया हो, या फिर उसके शरीर में ही कोई कमी हो, ठीक है। ये सब तरीके हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अशुद्ध उच्चारण सुधार हेतु उपाय, यानी कि अशुद्ध यानी गलत बोलने के लिए क्या क्या हमें उपाय करने चाहिए कि बच्चा अच्छे से बोल ले। देखिए, चंद्र बिंदु और अनुस्वार पर ध्यान देना, बच्चों को चंद्र बिंदु और अनुस्वार पर बहुत ध्यान देना चाहिए। बच्चे क्या होते हैं, आंख को कभी कभी ऐसे लिख देते हैं, आंख ये लगा देते हैं, ठीक है, चांद को लिखते हैं चांद, ठीक है, इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए। बच्चों को चंद्र बिंदु और अनुस्वार पर भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अंश को इस तरीके से लिखे, संख्या को इस तरीके से लिखे, ये भी बताना जरूरी होता है। नेक्स्ट है कठिन वर्ड जैसे शा, शा, छा, त्रा आदि से बने शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना। जैसे सा को बच्चे, मैंने अभी बार बार आपसे बोला, सा को बच्चे शा बोलते हैं और शा को सा बोलते हैं, इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। और ये क्या होता है, ये क्या होता है, छा, छा होता है, बच्चे छा बोलते हैं तो इसको इस तरीके से लिख देते हैं। आपने कहा छा, कक्षा, कक्षा, ये का और प्लस शा से मिलकर बना होता है, तो बच्चों को ये सिखाना चाहिए, ये का और शा से मिलकर बना होता है तो कक्षा। आप बोले बच्चों को कक्षा, तो बच्चे क्या लिखेंगे, इस तरीके से फिर कक्षा लिखेंगे, और अगर आप कक्षा बोलेंगे तो बच्चे कक्षा ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से बच्चों को अच्छे से समझाना, ठीक है। त्रा, यहाँ पे ये त्रा बोलना चाहिए, यानी ये ता और रा से मिलकर बना होता है तो ये क्या बोला जाएगा, त्रा बोला जाएगा। इन सभी से बने शब्दों को बच्चों को अच्छे से समझाना, ठीक है। बच्चों को धीरे धीरे पढ़ने को बोला जाए, यानी कि बच्चे जल्दबाजी में पढ़ जाते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ जाते हैं, अगर वो गलत भी पढ़ते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कि इसने सही पढ़ा है या गलत पढ़ा है, ठीक है। तो बच्चों से हमेशा जब भी आप बुक रीडिंग करवाएं, जब भी आप बुक को, किताब को पढ़ने के लिए बोले, तो उससे हमेशा यही कहें कि आप धीरे धीरे पढ़िए, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट आपका पॉइंट है गद्य एवं पद्य। तो गद्य क्या होता है और पद्य क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। ज़्यादातर आपके क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, ठीक है। तो गद्य एक ऐसी रचना है जो छंद, ताल एवं तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण हो, उसे गद्य कहते हैं। गद्य का मतलब होता है कविता या निबंध, ठीक है। ये सब आप होता है ना, कविता, निबंध, ये सब लिखते हैं या कोई पत्र लिखते हैं, तो ये छंद और इसमें कोई सुर और ताल नहीं होता, कोई छंद नहीं होता, और ये तुकबंदी से मुक्त होता है। जैसे कविता में आप पढ़ते हो, जैसे आपने कहा जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, ठीक है। तुकबंदी का मतलब होता है तुक मिलाना, यानी कि पापा एक बार ऊपर भी आया और पापा एक बार नीचे भी आया, ठीक है। तो ये इसे हम कहते हैं तुकबंदी, ठीक है। यानी तुकांत शब्द जो होते हैं, एक जैसे जो शब्द होते हैं, ठीक है। तो ये इसमें कविता में क्या होता है, इसमें कोई भी तुकबंदी वाले शब्द नहीं होते, ये तुकबंदी से मुक्त होता है, ठीक है। विचार पूर्ण होते हैं, उसे ही हम गद्य कहते हैं। गद्य विद्या के अंतर्गत कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आत्मकथा, पत्र आदि आते हैं। यानी इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, कहानी आती है, उपन्यास आता है, नाटक आता है, निबंध आप जो लिखते हैं, आत्मकथाएं आती हैं और पत्र लिखना आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है गद्य शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य हैं, ठीक है। इनका क्या क्या उद्देश्य है, इनके क्या क्या महत्व हैं, इसके बारे में कहा गया है। तो सबसे ज़्यादा आपका जो क्वेश्चन है वो यहीं से आता है, और ये 2017 में पूछा भी गया है कि गद्य शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य हैं, इनके बारे में समझाइए, और ये आपका 2 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। गद्य शिक्षण से क्या होता है, जब भी आप बच्चों को कविता पढ़ाते हैं, उसको निबंध लिखने को बोलते हैं, तो उससे क्या होता है, उसके अंदर जो शब्दों का भंडार, यानी शब्द को पहचानने की, शब्दों के भंडार में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। यानी उनके अंदर क्या होता है, शब्द भंडार में का डेवलपमेंट होता है, उसमें उनमें वृद्धि होती है, ठीक है, उनका विकास होता है। नेक्स्ट है छात्रों को व्याकरण नियमों का ज्ञान कराना। छात्रों को गद्य यानी कविता पढ़ाने से, और सॉरी हाँ, गद्य को क्या होता है, गद्य को कहानी, कविता नहीं, गद्य मतलब होता है कहानी। बच्चों को क्या होता है, कहानी पढ़ाने से, उपन्यास पढ़ाने से, निबंध पढ़ाने से, पत्र पढ़ाने से क्या होता है, उनके व्याकरण के नियमों का भी ज्ञान हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है छात्रों में गद्य साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। छात्रों में गद्य साहित्य के प्रति आप रुचि उत्पन्न कर सकते हैं, इंटरेस्ट कर सकते हैं। आप अच्छी अच्छी कहानियां बच्चों को सुनाते हैं, फिर उसके उद्देश्य को बताते हैं कि किस उद्देश्य से मैंने इस कहानी को आपको पढ़ाया है, तो इससे बच्चे बहुत ही रुचि लेना शुरू कर देते हैं, बहुत उनको इंटरेस्ट होता है। नेक्स्ट है छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना। यानी कि जब भी आप किसी कहानी को पढ़ाते हैं, मान लो आप लोमड़ी और कौवे की कहानी को आप जब पढ़ाते हैं, आपने कहानी सुनी होगी, कौवा रोटी लेकर पेड़ पर बैठा होता है, लोमड़ी उसको देखती है, क्योंकि लोमड़ी चालाक होती है, तो वो कौवे से मीठी मीठी बातें करती है ताकि उसका रोटी का जो टुकड़ा है वो लोमड़ी को मिल जाए। इस तरीके से आप सुनाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, इमेजिन करने लगते हैं कि हाँ एक लोमड़ी होगी, कौवा उस पर बैठा होगा। कई सारी ऐसी बुक्स, यानी जो आपके जो छोटे बच्चों की जो 6 to 8 स्टैंडर्ड की जो बुक होती हैं, उसमें उस कहानी का जो पिक्चर भी एक दिया होता है, लोमड़ी देख रही है कौवे को और कौवा पेड़ पर बैठा है, इस तरीके से, तो बच्चे इमेजिनेशन भी करने लगते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। नेक्स्ट है छात्रों में अभिव्यक्ति की क्षमता उत्पन्न करना। यानी छात्रों में अभिव्यक्ति की क्षमता उत्पन्न होती है, यानी कि उनके बोलने लिखने की जो क्षमता होती है वो भी डेवलप होती है। नेक्स्ट है आपका पद। पद क्या होता है, पद में देखिए, पद मतलब होता है कविता, ठीक है, कविता, या हम जिसे इंग्लिश में पोयम बोलते हैं। पद छंद एवं ताल, लय एवं तुकबंदी युक्त रचना है। यानी कि पद यानी जो आपकी जो कविता होती है, इसमें छंद होता है, ताल लय से आप बच्चों को पढ़ाते हैं, और तुकबंदी जैसे मैंने अभी बताया, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, तो तुकबंदी होती, पापा पापा 2 बार आया, ठीक है। यानी कि तुकांत शब्द इसमें, यानी कि एक जैसे शब्द 2 बार आते हैं, और आप उनको लय से पढ़ाते हैं, ताल में पढ़ाते हैं, ठीक है, इस तरीके से पढ़ाते हैं। पद के अंतर्गत कविता है, गीत है, भजन है, ये सभी आते हैं, ठीक है। अब पद शिक्षण या कविता शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, क्या इसके महत्व हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं। तो अगर आपसे उद्देश्य, महत्व या विशेषता पूछता है तो आप सेम यही आंसर लिखेंगे। चलिए देखते हैं। तर्क, विचार एवं कल्पना शक्ति का विकास करना। यहाँ पर कल्पना शक्ति का, तर्क और सोचने की शक्ति का, कल्पना शक्ति का यानी सोचने की शक्ति का, विचार करने का, तर्क करने का यहाँ पर विकास होता है, यानी डेवलपमेंट होता है किसके अंदर, बच्चों में।
कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यानी आप कविता के माध्यम से बच्चों को क्लास में क्या करते, बहुत जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो फर्स्ट टाइम क्लास में आते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है, तो आप क्या करते हैं, बच्चों को अच्छी अच्छी सी कविताएं यानी अच्छी सी पोएम सुनाते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, वो इंटरेस्ट लेने लगते हैं, तो उन्हें फिर वो क्लास में रुक जाते हैं, ठीक है, वो अपने पेरेंट्स को याद नहीं करते हैं। तो इससे आप बच्चों को क्लास में ज़्यादा समय तक बैठाए रहने के लिए भी सबसे अच्छा माध्यम है कविता सुनाना, ठीक है। फिर क्या, सृजनात्मकता विकसित करना, बच्चों के अंदर सृजनात्मकता को विकसित करना, ठीक है, उनका डेवलपमेंट करना। नेक्स्ट है कविता शिक्षण की विधियां। कविता शिक्षण की कौन कौन सी विधियां होती हैं? गीत प्रणाली, आप गीत के माध्यम से भी कविता को पढ़ा सकते हैं। अभिनय विधि के द्वारा, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, अभिनय कोई भी अभिनय कराकर आप बच्चों को कविता सिखा सकते हैं। अर्थबोध विधि के द्वारा या व्याख्या विधि के द्वारा आप बच्चों को कविता सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है कविता शिक्षण में ध्यान देने योग्य बातें, यानी कविता पढ़ाने के समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो कविता पढ़ाते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? बच्चों द्वारा स्वस्वर वाचन कराना, यानी बच्चों के द्वारा स्वस्वर का मतलब होता है स्वर सहित बोलना, ठीक है, स्वर सहित बोलना यानी स्वर सहित वाचन करवाना। नेक्स्ट है पहले शिक्षक स्वयं उचित भाव लय आदि के साथ स्वस्वर वाचन करें। क्या होता है, पहले टीचर किसी भी कविता को पढ़ाता है, किसी भी पोयम को पढ़ाता है, उसके बाद बच्चे उसको रिपीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर तथा चर्चा द्वारा कविता के भाव का स्पष्टीकरण करना। अब कविता के भाव को आप किस तरीके से स्पष्टीकरण करेंगे, तो उसको प्रश्न के माध्यम से क्वेश्चन पूछकर कर सकते हैं, या फिर डिस्कशन करके आप उस कविता के भाव को प्रकट कर सकते हैं, उसको स्पष्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गद्य और पद्य में अंतर, ये आपका 2016 में पूछा गया था, इस पर ज़्यादा फोकस करिए, ये आपसे कई बार पूछा जा चुका है। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो आपका हिंदी का पेपर होता है वो ज़्यादातर आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही पढ़ लें तो आप आराम से 90+ मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि हिंदी का पेपर ऑलमोस्ट क्या होता है, रिपीट होता रहता है, ठीक है। यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है डीएलएड में जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपने पढ़ लिए हैं तो समझ लीजिए आप 90+ मार्क्स आराम से लेकर आएंगे, क्योंकि हर बार वही क्वेश्चन रिपीट कर करके बार बार वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हिंदी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही पढ़ लें तो आप 90+ मार्क्स ले आएंगी। नेक्स्ट है गद्य और पद्य। अब इसमें अंतर क्या होता है, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो गद्य का मतलब होता है, आपने अभी पढ़ा, कहानी, निबंध, आत्मकथा, ठीक है, ये सब पढ़ा। और पद्य का मतलब क्या होता है, पद्य का मतलब कविता है, गीत है, ठीक है, ये सब आपकी क्या हो गए, पद हो गए। तो गद्य में लय व गति की कोई भूमिका नहीं थी, यानी नहीं होती है या नहीं थी का मतलब क्या, नहीं होती है, यहाँ पर कर लीजिएगा। गद्य में आप क्या होता है, आप कहानी को गाकर और गा बजाकर आप नहीं पढ़ाते हो, कहानी को आप सीधे ऐसे ही आप समझाते हो, ठीक है। लेकिन पद्य को आप यानी कि कविता को आप गाकर एक लय में एक गति के साथ पढ़ाते हो, इसलिए इसमें लय और गति की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है, बहुत ही महत्व होता है इसमें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट है गद्य में अलंकार का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन पद्य में अलंकार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गद्य के वाक्यों में विराम आदि नियमों का पालन किया जाता है, यानी आप जब भी कोई कहानी लिखते हो, जब भी कोई निबंध लिखते हो, जब भी कोई पत्र लिखते हो, जब भी कोई आत्मकथाएं लिखते हो, तो उसमें क्या होता है, आपके लिए विराम चिन्ह का प्रयोग इंपॉर्टेंट होता है, विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वरना वो अर्थ से अनर्थ हो जाएगा। लेकिन पद्य में इन नियमों का कोई बंधन नहीं होता है कि नहीं आपको इसमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना ही करना है, ऐसा कोई बंधन नहीं है, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आपका जो अध्याय 3 था यानी अध्याय 3 था, यानी आपको जो चैप्टर 3 था, यानी कि आपका जो लेसन 3 था, उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सभी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देखकर सभी आपको यहाँ पर बता दिया है। कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन थे जो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, ताकि आप ये ना सोचो कि मुझे ये अलग से पढ़ने पड़े। तो हर एक पॉइंट टू पॉइंट मैंने हर चीज़ आपको बताई, हर एक चीज़ को नोटिस करते हुए मैंने आपको पढ़ाया, ताकि कोई भी चीज़ इस लेसन से छूटने ना पाए। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी
वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा लाइक करिएगा, और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।